So welcome to part 3 of accounting principle. प्रीवियस स्लाइड्स में हमने लास्ट जो किया है वो किया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट तक हमने डिस्कस कर लिया था. नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है हमारे पास सिर्फ बिजनेस जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. इसका मतलब जो ट्रांजेक्शन हमारी सिर्फ मनी में रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स ली जाती है जिसका मनी में इफेक्ट होता है. एक एग्जांपल है अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल्स मैनेजर. इट मीन्स अगर कोई सेल्स मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो जाता है, कोई क्वारल, कोई लड़ाई, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो जबकि हमें उसका लॉस सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन को, बट हम वो उसमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज वो हमारी मनी के टर्म में एक्सप्रेस नहीं होती. So money is the only measurement which enables various things of diverse nature to be added up together and dealt with. इसका हमारे पास एग्जाम्पल एक और हम ले सकते हैं, जैसे it does not report that a strike is beginning and does not reveal that a competitor has placed a better product in the market. जिसका हमें लॉस पूरा है कि हमारा कॉम्पिटिटर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में निकाल रहा है या जहाँ हमारी लेबर ने स्ट्राइक कर दी है, बट हम उसको इंक्लूड नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मनी के टर्म्स में हमारी नहीं मेजर होती है. These facts or happenings cannot be expressed in money terms and thus are not recorded in the books. एक और एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे. बिजनेस एक पर्टिकुलर डे में बिजनेस के पास 1 लाख रुपीज कैश है, 10,000 किलोग्राम रॉ मटेरियल है, 20,000 किलोग्राम फिनिश गुड्स है, 10 मशीन्स हैं, 200 शेयर्स हैं. All these things cannot be added up unless it expressed in terms of money. कि चेयर्स है, मशीन्स हैं, इनको हम किलोग्राम के साथ एड ऑन नहीं कर सकते. तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले इसकी मशीन, इनकी वैल्यू मनी के फॉर्म में जब तक नहीं होगा हम इनकी एग्रीगेट वैल्यू नहीं निकाल सकते. So some limitations of money measurement concepts are transactions and events which are not capable of being measured in terms of money are not recorded, even though that may be they may be very important for the enterprise. अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे एम्प्लॉय स्ट्राइक करते हैं, कोई प्रोडक्शन मैनेजर सेल्स मैनेजर के बीच में लड़ाई हो गई, वो सारी हमारे पास इंक्लूड नहीं होगी, राइट? जबकि उसका बिजनेस को बहुत बड़ा लॉस है, बट वो ट्रांजेक्शन्स उसमें हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे. वाई? बिकॉज इट इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. Due to the changes in the price level, the value of money does not remain the same over a period of time. It means आज जो हमारे पास डिफरेंट एसेट्स की अगर हम बात करते हैं, बिल्डिंग परचेज करी हमने 2010 में 10 करोड़ रुपीस की, प्लांट परचेज किया 2020 में 5 करोड़ रुपीस का. We cannot add these two values because they are having heterogeneous values, जिसको हम क्लब इकट्ठे नहीं कर सकते. As the change in the value of money is not reflected in the books of accounts, so accounting data does not reflect the true and fair view of the affairs of an enterprise. ठीक है? तो on account of rise in prices, the value of rupee today is much less than what it was say 10 years back. 10 साल पहले जो रुपये की वैल्यू थी, आज उस रुपये की वैल्यू लेस है. So due to the changes in the price level, the value of the money does not remain the same over a period of time. So these are the limitations of money measurement concept. Next है हमारे पास accounting period concept. See, बिजनेस को हमेशा बिजनेस हम लेके चलते हैं, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट जो हमने पहले प्रिंसिपल में डिस्कस भी किया. बट समटाइम्स इट हैपेंस कि जब तक बिजनेस हम तब तक वेट नहीं कर सकते कि बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा या लॉस में, कि हम बिजनेस के वाइंडिंग अप की वेट करें, राइट? तो यूजर्स जितने भी होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको क्या चाहिए होता है कि फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए और चेक करें कि बिजनेस का क्या रिजल्ट है, राइट? So that ascertainment of a profit over a long period will be of little use to the proprietors, managers and investors. So why? Because it will take too late to take corrective steps at that time.
तो इन यूजर्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या चाहिए होता है, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करना होता है. Thus, the entire life of the firm is divided into the time intervals for the measurement of the profit of the business. Generally, a 12-month period होता है इस पर्पस के लिए. फाइनेंशियल ईयर जो बिगनिंग होता है हमारा 1 अप्रैल को होता है एंड इट एंड्स ऑन 31 मार्च इन द नेक्स्ट कैलेंडर ईयर considered as an accounting period. Next is very important concept, that is cost concept or historical cost concept. हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को हमारे पास क्यों कहा जाता है इसको हिस्टोरिकल, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू आवर पास्ट रिकॉर्ड, राइट. According to this concept, asset is ordinarily recorded in the books of account at the price at which it was acquired. It means जिस prices पे ये asset को खरीदा गया था उसी prices पे उसी वही cost यहाँ पे हम mention करते हैं. And this cost becomes the basis of all subsequent accounting for the asset. जो ये एक्विजिशन कॉस्ट है रिलेट्स टू द पास्ट, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट. एंड दिस कॉस्ट इज द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक एग्जांपल है आपके पास, अगर एक बिजनेस एंटिटी ने एक बिल्डिंग परचेज करी है 2 करोड़ रुपीज की, तो ये बुक्स में जो रिकॉर्ड होगी सेम वैल्यू पे रिकॉर्ड होगी. तो सब्सिक्वेंट इंक्रीज या डिक्रीज इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग वुड नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. If 2 years later the market value of the building shoots up to rupees 8 crore, the increased value will not be recorded in the books of accounts. So historical cost concept doesn't mean that the asset will be continuously shown at their acquisition price as long as the business entity owns. This cost is systematically reduced from year to year by charging depreciation and the assets as shown in the balance sheet at cost less depreciation. What does it means कि हम जब भी जो कोई एसेट खरीदते हैं, अगर हमने 5 साल पहले 10 साल पहले कोई एसेट खरीदा है, तो ये नहीं कि हम सिर्फ उसकी वैल्यू एज इट इज दिखा देंगे. उसका जो भी वियर एंड टीयर है, उसका डेप्रिसिएशन है, जिस भी मेथड के थ्रू हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, उतने साल जितने साल आपने उस मशीनरी को उस एसेट को यूज किया उसका डेप्रिसिएशन उसमें से डिडक्ट होगा. देन हम उसकी वैल्यू बैलेंस शीट में शो करेंगे. So there are these are some point for the justification for the historical cost concept. First one is this cost is objectively verifiable because cost recorded in the books is derived from the actual transaction and is not arbitrarily determined. So हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, जो इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड हो रही है ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन की हो रही है, ये हम कोई और नहीं इसको डिटरमाइन कर रहा, एक्चुअल ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड बाय द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, जो एज्यूम करता है कि हाँ हमारा एंटरप्राइज जो है कंटिन्यू करेगा एक्टिविटीज इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड. ये एज्यूम करके चलता है कि हमारा एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए चलेगा. सो देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग द करंट वैल्यूज और लिक्विडेशन वैल्यूज. इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यूज को कोई ये कंसिडर नहीं करता. So market value or current value of assets are difficult to be determined. This is the next point. And market value of the assets may change from time to time. And it will be extremely difficult to keep track of up and down of the market price. Next, we will discuss the drawbacks of the historical cost concept. The first one is asset for which nothing is paid will not be recorded. Thus, a favorable location, brand name, reputation of the business, knowledge, technological skill built inside the enterprise will remain unrecorded. Though they are valuable assets, but हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि इसकी हमारे पास कोई ट्रांजैक्शन एज अ ट्रांजैक्शन हम इसको नहीं ले रहे हैं बिकॉज वी हैव नॉट पेड एनीथिंग फॉर इट. And during period of inflation, figure of net profit disclosed by P&L account will be seriously distorted. Why? क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया, बट हम तो यहाँ पे हिस्टोरिकल कॉस्ट अपनी पास्ट कॉस्ट को लेके बैठे हैं. इन्फ्लेशन मतलब प्राइजेस में हाइक हो गया, स्टिल हम वही प्राइजेस पे काम कर रहे हैं, तो हमारा P&L उससे अफेक्ट होगा. Information based on historical cost may not be useful to management, investors, creditors, etc. बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेसिस पे जो आजकल डायनेमिक सिनेरियो है, मैनेजमेंट
investors, creditors, वो current position, they cannot take decision on the basis of past records. Next is very important concept, that is dual aspect concept. Dual means double, right? So every business transaction is recorded having a dual aspect. Every transaction at least two accounts affect two accounts. For example, if one account is debit and any other account must be credited, that's why it is also known as double entry system. एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं इसका. फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर खरीदा फॉर कैश रुपीज 20,000, राइट? तो व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आया फर्नीचर और हमारे पास से क्या गया कैश. तो फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 20,000 एंड कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाय 20,000. तो इसका इफेक्ट 20,000 का क्या हुआ, 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट. तो कोई भी एंट्री होगी उसका डबल इफेक्ट होगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डबल एंट्री सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. इसका हम एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने क्रेडिट पे परचेज करे, कुछ स्टॉक क्रेडिट पे परचेज किया, तो हमारे स्टॉक एसेट्स तो बढ़ गए बट हमारे क्रेडिटर्स भी बढ़ गए. इट मीन्स हमारी लायबिलिटीज बढ़ गई है, राइट? तो कहीं ना कहीं हमारे कैपिटल कम हो गई, लायबिलिटीज बढ़ गई, एसेट्स बढ़ गए, तो उसका इफेक्ट हमें डबल साइड दिखाना पड़ेगा. Next we have revenue recognition or realization concept. Revenue means the amount which is added to the capital as a result of business operations. It means that is earned by the sale of goods or by providing a service. फॉर एग्जाम्पल हमने कोई सर्विसेज दी, किसी को कोई क्लास दी, किसी को कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करी, विल गेट समथिंग फॉर दैट. दैट इज द इनकम, दैट इज द रिवेन्यू फॉर द सेम. फॉर द सर्विसेज rendered by the person, you will get some income. So this concept determines the time or the particular period in which the revenue is realized. Revenue is deemed to be released when the title or ownership of the goods has been transferred to the purchaser and when he has become legally liable to pay the amount. इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. एक फर्म ने ऑर्डर मिला फर्म को 1 जनवरी को, बट फर्म ने जो गुड सप्लाई करे दैट इज ऑन 20 जनवरी, और 20 को गुड सप्लाई करे, लेकिन फर्म को जो कैश रिसीव हुई दैट इज ऑन 1 अप्रैल. तो रिवेन्यू विल डीम टू हैव बीन अर्न्ड ऑन 20 जनवरी. जिस दिन हमारी गुड्स की ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई उस दिन से हमारा रिवेन्यू जनरेट हो गया. So revenue in case of income such as rent, interest, commission is recognized on the basis of time. Here are the few exceptions to the rule of revenue recognition concept. In case of sales on installment basis, the amount collected in installment is treated as realized. In case of long-term construction projects, proportionate part of revenue, which is equal to the part of contract completed by the end of the year, is recognized as released. In case of mining, revenue is recognized in the accounting period when production is made even though a sale has not been made. So these were the examples, these were the exceptions. Like mining के केस में भी हम revenue को तब recognize करेंगे accounting period में जब production होगी, even though a sale has not been made, sale नहीं हुई but production हो गई है, तो उस केस में भी हम revenue को recognize करेंगे. सेम इसी तरह हमने डिस्कस किया लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में. लाइक अगर कोई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, सपोज वो 5 years का प्रोजेक्ट है, जब तक वो कंप्लीट होगा, बट प्रोपोर्शनेट पार्ट उसका रिवेन्यू का पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जितना भी होता है हमारे पास, उतना हम उसको रिलीज टाइम टू टाइम, लाइक फर्स्ट ईयर स्टार्टिंग में, फिर 1 year के बाद, फिर 2 years के बाद, वो धीरे धीरे रिलीज होना लग जाता है. So these were the concepts. Now we are left with two concept matching concepts, objectivity concepts and convention. Stay tuned for the next accounting concepts and conventions. For more details, you can just give me a message or call on 9896279940. Thank you.